चलिए देखिए, दो लेक्चर अभी तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हुआ है और दो लेक्चर में मात्र दो ही बातें इंपॉर्टेंट थी। एक था नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है फास्फोरस P4 के रूप में, और दूसरा था नाइट्रोजन NCl3 का फॉर्मेशन करता है NCl5 का नहीं, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों का निर्माण करता है। आज इससे हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे का टॉपिक है रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल। एक्चुअल में हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और ग्रुप 15 एलिमेंट्स डिफरेंट मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अब हम लोग इस पर काम करेंगे। देखिए, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो नाइट्रोजन का जो वैलेंसी हुआ वो कितना हुआ? 3। अब इसके साथ कोई मेटल ले आओ जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा। तो मेटल का वैलेंसी, जैसे कैल्शियम लिए, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। नहीं होता है 2। तो ये जब कंपाउंड बनाएगा तो दोनों में वैलेंसी का एक्सचेंज हो जाएगा। Ca3N2, इसी को ना हम लोग कैल्शियम नाइट्राइड बोलते हैं, इसका निर्माण होगा। अब इसके जगह पर यदि आप कैल्शियम ना रख के पोटासियम लेते, पोटासियम का तो वैलेंसी 1 होता है, तो वो कंपाउंड क्या बनता है? K3N। इस तरह से जैसा उसका वैलेंसी होगा उस तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का निर्माण होगा। यहाँ पर Na3AS2 लिखा हुआ, ये गलत है, ये होगा Na3AS। क्यों? आर्सेनिक का वैलेंसी 3 होता है और सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। एक्सचेंज होगा तो इसका 3 उधर चला जाएगा, उसका 1 इधर आ जाएगा, तो नहीं बन जाएगा Na3AS। इसको सोडियम आर्सेनाइड बोला जाता है। तो लिखा हुआ है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर कंबाइंड विथ मेटल टू फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड। कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर कैल्शियम नाइट्राइड बनाया, फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फाइड बनाया, एंड सॉन। ये बहुत टफ बातें नहीं है, ये सिंपल बातें हैं। वैलेंस एक्सचेंज करके कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। आगे का जो बात है, जो लोग लिखने वाले लोग हैं, क्लास में तो कोई लिखेंगे नहीं, यहाँ तो सिर्फ समझना ही है। जो लोग लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ाई करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, चीज़ों को समझते जाइए। समझने वाला चीज़ इसमें थोड़ा कम है और रटने वाला चीज़ थोड़ा ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत ये बोर करेगा आपको जैसे ही कंपाउंड आएगा, क्योंकि इसका केमिकल रिएक्शन याद करने का चीज़ होता है। सबको याद नहीं करना है, मोटा मोटी एक बार बस देख लीजिए। जो जरूरी है उसमें हम आपको बता ही देंगे कि क्या याद रखना है और क्या नहीं। आगे का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने कंपाउंड के बारे में हमको पढ़ना है? 3 कंपाउंड के बारे में, N2, NH3 और HNO3। नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस और नाइट्रिक एसिड, 3 के बारे में पढ़ना है। जिसमें सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो नेचुरली अकरेंस है वह नेचर में एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में तो गैसें बहुत सारी हैं। जैसे मान लीजिए हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, ऑर्गन भी है, वाटर वेपर भी है। ये सब है हमारे वायुमंडल में, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन। पूरे एटमॉस्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका 78% भाग किसका है? नाइट्रोजन का अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए लिखा हुआ है इन एटमॉस्फेयर 78% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आर सोडियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट। ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है। NaNO3 को ही हम लोग चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यदि इस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो क्या होता? अब एक बात बताइए कि 78% यदि नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो इसके स्थान पर कोई ना कोई गैस होता। अच्छा, नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, सेकंड स्थान पर कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ऑक्सीजन ही रहता। नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, ये इनर्ट टाइप का गैस होता है। ये जल्दी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका भी कारण सुन लीजिए। नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा होता है। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इफेक्टिव बॉन्ड बनाता है। काफी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है इसका। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जल्दी ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन से टूटता ही नहीं है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन से टूटेगा नहीं तो फिर दूसरा इससे जुड़ेगा कैसे? और जुड़ा नहीं तो किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन
नहीं होगा। तो नाइट्रोजन जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के कंबसन के लिए ऑक्सीजन गैस का होना जरूरी है। ऑक्सीजन सहायक होता है किसी चीज के कंबसन में। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रखे हुए किसी चीज को आप जला रहे हैं, तो जला रहे हैं तो नाइट्रोजन क्या करता है, एक बैरियर पैदा करता है ताकि ये चीज जले दूसरा चीज ना जले, फिर दूसरा को जलाएं तब दूसरा जले, फिर तीसरा को जलाएं तब तीसरा जले। यदि नाइट्रोजन नहीं होता तो ये बैरियर खत्म हो जाते, और यदि ये बैरियर खत्म हो जाए तो एक बार कहीं आग लगा दीजिएगा तो वो आग जल्दी बुझेगा ही नहीं, लगातार वो फैलता चला जाएगा। तो यदि नाइट्रोजन नहीं होता तो इस तरह की परेशानी हो सकती थी। हाँ, यह एक हाइपोथेटिकल बात है। अब बताइए कि सिर्फ आग नहीं पकड़े इसलिए नाइट्रोजन का 78% है, ऐसा थोड़ी है। नेचर में 78% का एग्जिस्टेंस है। हम ये सोचते हैं एज ए ह्यूमन कि यदि ये नहीं होता तो क्या होता, तो यही होता कि आग पकड़ता तो जल्दी छोड़ता नहीं। अदरवाइज नेचुरली 78% नाइट्रोजन है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का बात है ये। आगे है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। पहले आप इसको समझिए, ये जो बात है ये सिर्फ यहीं पर नहीं आएगा, ये बात आगे भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब इसमें कौन सी बातें हैं, क्या है, आप इसको देखिए। सबसे पहले लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का मतलब समझेंगे। कोई भी सब्सटेंस, जैसे कोई भी गैस है, यदि आप उसको किसी बर्तन में बंद कर लें और टेम्परेचर को काफ़ी कम कर दें और प्रेशर को काफ़ी हाई कर दें, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है और टेम्परेचर बहुत कम। मॉलिक्यूल आपस में सटेगा और गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब जैसे मान लीजिए कि हमको नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करना है, तो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन यदि आपको करना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में एयर है, इस एयर को किसी बर्तन में बंद कीजिए। बर्तन में बंद कीजिएगा तो सब गैस आएगा, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, मोनोऑक्साइड भी, वाटर भी, सब ना आएगा। अब आप क्या कीजिए, उस बर्तन के प्रेशर को काफ़ी हाई कर दीजिए, वॉल्यूम ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा गैस का, और टेम्परेचर को काफ़ी कम कर दीजिए। टेम्परेचर जैसे ही कम कीजिएगा और प्रेशर को हाई कीजिएगा तो सारा का सारा गैस कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, लिक्विड में। अब आपके पास जो बर्तन है, उस बर्तन में एक मिक्सचर है। यहां पर एक बर्तन है और इसमें एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में 3-4 टाइप का चीज है। क्या क्या है बताइए? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए इसी तीनों को लीजिए ना, आप जानिए 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, और 21% के अप्रॉक्स ऑक्सीजन है। जोड़िए कितना हुआ? 99% में तो यही दोनों आ गया। बाकी का जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, वाटर वेपर, फलना चिलना जो भी है ये। तो 3 गैस को लीजिए। अब बताइए, तीनों गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो निश्चित है कि इस तीनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। वैसे नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये होता है 77.2 केल्विन। 77.2 डिग्री सी नहीं, केल्विन। आप यदि इसको डिग्री सी में बदलेंगे तो इसमें आपको 273 घटाना पड़ेगा। केल्विन को डिग्री सी में बदलने के लिए घटाएंगे, ठीक है। और यदि डिग्री सी को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 273 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि घटाइएगा तो ये -190 और 90-93, और घटाने के बाद जो आएगा वो उतना डिग्री सी ना होगा। तो -190 डिग्री सी, क्या आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर समझते हैं? नॉर्मल से बहुत कम टेम्परेचर है ये। तो इतना कम टेम्परेचर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। आप क्या कीजिए, इस मिक्सचर के टेम्परेचर को 50 केल्विन पर लेके आ जाइए। 50 केल्विन का मतलब कितना डिग्री से? इसमें 273 घटा दीजिए, वो लगभग आपको कितना हो जाएगा? 273 घटाइए, 273 में 50 घटाइए, 223, यानी -223, -223 डिग्री सी टेम्परेचर की हम बात करें, वहां तक इसको ठंडा कर दीजिए। ये सब का सब लिक्विड में कन्वर्ट किया हुआ है। अब आप क्या कीजिए, अब इसके टेम्परेचर को अब आप बढ़ाना शुरू कीजिए।
50 से कर दो 60, 65, 70, 75, और अब आप इसको ले जाके छोड़िए कहाँ, 77.2 पर, और यहाँ पर आप इसके टेम्परेचर को रोक दीजिए। जैसे ही आप 77.2 करेंगे, बॉयल होना शुरू करेगा ये लिक्विड, और यहाँ से कौन सा गैस रिलीज होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और सिर्फ नाइट्रोजन, क्योंकि मान लीजिए नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 है, मान लीजिए ऑक्सीजन का 85 केल्विन है, इसका मान लीजिए 110 केल्विन है, तो सब अलग अलग टेम्परेचर पर ना बॉयल होगा। ये एक नॉर्मल मिक्सचर है, ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। आप याद कीजिए सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे तो आप वहां पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़े थे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा कंपोजिशन वाला मिक्सचर होता है जिसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं और एक ही टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। वो तो जैसे स्प्रिट, वाटर और एल्कोहल का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो उसमें वो मैटर नहीं करता, वो काफी रेयर होता है। ये नॉर्मल मिक्सचर है, इसको आप 77 पर रखिएगा तो सिर्फ कौन सा गैस निकलेगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन गैस निकलने लगा, उसको आप एक बर्तन में गैस को जमा कर लीजिए और उसको वहां से निकालिए। अब फिर इस गैस को ठंडा कर लीजिए और फिर तो ये फिर इससे किस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अब इसको जहां पर आपको ले जाना है ले जाइए, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वो लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में। कौन सा गैस है, प्योर नाइट्रोजन गैस है। सब निकल गया। इसके बाद अब आप क्या कीजिए, टेम्परेचर को 77.2 से बढ़ा के कर दीजिए कितना केल्विन, 85 केल्विन। अब कौन सा गैस निकलने लगेगा, ऑक्सीजन। अब फिर ऑक्सीजन निकल गया, इसी तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड इस तरह से आसानी से अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन और ऑक्सीजन गैस का जो प्रिपरेशन होता है, आप अस्पताल में जो वो देखते हैं ना, वो क्या होता है, वो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, उस सब में ऑक्सीजन गैस जो भरा जाता है वो इसी मेथड से भरा जाता है, बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। और समझ में आया कि कैसे नाइट्रोजन गैस बनता है। तो यही लिखा हुआ है कि N2 इज प्रिपेयर्ड बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। आगे लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज 77.2 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए लिख दिया क्योंकि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर पर नाइट्रोजन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा बात जो है ये कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन पर आधारित बात, और इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, कोई मैकेनिज्म होता नहीं है। आपको ये रिएक्शन यदि आप याद करना चाहते हैं तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मतलब इसको मेंटेन करने के लिए। बाकी समझ में आपको इसमें कुछ आएगा नहीं। हर रिएक्शन में आप देखिए नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्राइड NaCl N2 और H2O का निर्माण किया, कौन सा गैस निकला, नाइट्रोजन। यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन निकल रहा है जब थर्मल डिकम्पोजिशन किया गया है अमोनियम डाइक्रोमेट का। यहाँ भी देखिए सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड को जब गर्म किया गया है तो क्या बना है, नाइट्रोजन गैस। तो सब में रिएक्शन, ये रिएक्शन यदि आपको लगता है कि प्रिपरेशन याद करना है तो आपको ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा, और इसका कोई उपाय है नहीं, इसका हम मैकेनिज्म नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, इसका कोई मैकेनिज्म होता नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, लिखने के ख्याल से या असाइनमेंट के ख्याल से आप भले आपके पास है ये मटेरियल, लेकिन आप इसको उतना यादवाद करने का प्रयास मत कीजिएगा। हम जितना कहेंगे याद करने उसको याद कर लीजिए। लेकिन फिर भी आप बहुत ब्रिलियंट हैं और आपको लगता है कि नहीं हम रिएक्शन भी याद कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए, कर सकते हैं। तो आई बात समझ में। दूसरा है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNA2। देखिए नाइट्रोजन गैस निकला है बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीट के द्वारा तोड़ना। नाइट्रोजन गैस निकला है बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम एजाइड। इस दोनों के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रोजन गैस। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है वो सुन लीजिए आप। कार में एयर बैग होता है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो ये जो एयर बैग होता है उसका सिस्टम क्या होता है वो समझ लीजिए, वो इसी कंपाउंड से संबंधित है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एयर बैग में कौन सा केमिकल भरा होता है, कौन सा गैस रिलीज होता है। देखो वैसे तो आप इस सब मामले में कलाकार होते हैं, हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये हो गया कौन चीज, कार।
यहाँ पर ड्राइविंग सीट है यह, और ये आगे डैशबोर्ड है, पीछे में तुम बैठे हुए हो परिवार सहित। कार कम और आदमी ज्यादा लग रहा है। सुनो इधर, अब जैसे मान लीजिए कि ये 100 के रफ्तार से चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, तो स्पीड मिला जुला के कार के लिए ठीक ठाक स्पीड है। बाइक के लिए कुछ ज्यादा है, कार के लिए ठीक है। और नहीं, मान लीजिए 200 के रफ्तार से चल रहा है। अब एक्सीडेंटो बढ़िया से न करवाओगे इसको। अब क्या है कि सामने से मान लीजिए कि नेशनल हाईवे पे ये चल रहा था, सामने से एक ट्रक आ गया या ड्राइवर ओंघा गया, एगो पेड़ में धक्का मार दिया या ट्रक में मार दिया धक्का। जैसे ही ये ट्रक में धक्का मारा तो ये वाला पोर्शन इसका टकराता है। यहां पर लगा हुआ होता है एक सेंसर। ये सेंसर आगे जाके एक डिवाइस होता है, उसमें टकराता है, वहां हीट जनरेट करता है। और हल्का सा हीट जैसे ही जनरेट करेगा तो उसमें रखा हुआ ये कंपाउंड सोडियम एजाइड विस्फोट कर जाता है, एक्सप्लोसिव होता है ये। और विस्फोट करता है तो इसका कौन सा डिकम्पोजिशन होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। और वो जो केमिकल रखा होता है, वो केमिकल एक बैलून टाइप के कपड़ा में रखा हुआ होता है। और ये बैलून बिल्कुल अभी पिचका हुआ रहता है, फुला हुआ नहीं रहता है, इसीलिए आपको दिखता भी नहीं है। जनरली वो सीट वाले अलग अलग कार में अलग अलग प्लेस पे होता है, देखिएगा ना, गौर से देखिएगा ना डैशबोर्ड को, तो वहां लिखा हुआ रहता है एयर बैग, एयर बैग जिस जिस जगह पे रहता है। नहीं तो जाके देख लेना, अभी देखना हो तो। अच्छा, बिना एयर बैग के अब कोई कार आती नहीं है, किसी भी कार का मैन्युफैक्चरिंग रोक दिया गया है, बिना एयर बैग के कार बनेगी ही नहीं। तो सब कार में रहता है अब, चाहे नॉर्मल कार हो, अच्छा कार हो, जो जो भी हो। सुनिए, अब जैसे ही धक्का मारा तो ये एयर, जो ये बैग था जो कि अभी मुड़ा हुआ था, पूरा सिमटा हुआ इतनी उड़ाता है, उसमें विस्फोट हुआ। और विस्फोट हुआ तो कुछ मिली सेकेंड में सारा का सारा सोडियम एजाइड कन्वर्ट कर जाता है सोडियम में और नाइट्रोजन गैस में। और ये बैलून बहुत तेजी से फूल जाता है, और फूलने के साथ ही ये इस सीट पर फूलता है। और सोचिए ये इतना फास्ट रिएक्शन करता है, मतलब कितना मिली सेकेंड का वो टाइम लेता है, इसके बारे में सोचिए कि कार यदि टकराया और आप यदि सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, या सीट बेल्ट लगाए हुए हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका मुंह टकराएगा। तो मान लीजिए कि 200 के रफ्तार से यदि मान लीजिए आप किसी पिलर में धक्का मार दिए, ट्रक में धक्का मार दिए, तो पूरा थोबड़ा बिगड़ जाएगा वहां डैशबोर्ड पे टकरा के या स्टीयरिंग पे टकरा के। उस स्थिति में तो एक दूसरा उपाय यही है ना कि कार में भी हेलमेट लगा के चले। तो कार में हेलमेट लगा के नहीं चलना होता है, वो एयर बैग हमारी रक्षा करता है। आप ये सोचिए कि जब तक में आपका मुंह टकराएगा ना स्टीयरिंग पे, उससे पहले एयर बैग खुल के तैयार रहता है कि आओ बेटा हम पर गिरो और हम तुमको सेव कर लेंगे। और क्या होता है कि जैसे ही वो खुलेगा, आपका मुंह बैग पर टकराएगा, तो जो मोमेंट बना ड्यू टू कॉलिजन, उस मोमेंट को वो खत्म कर देता है। और एयर बैग का एक और सिस्टम होता है कि उसके पीछे में एक होल भी होता है, और जैसे ही आपका मुंह टकराएगा ना, बस गैस उससे धीरे धीरे रिलीज होगा। गैस भरेगा एक बैग और रिलीज होगा धीरे धीरे। उसके बाद देखिएगा कि फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो एयर बैग बहुत जरूरी चीज होता है कार में, और ये सुरक्षा करता है इसमें। क्या हुआ? करवाना चाह रहे हो क्या? चाबी दे देंगे, जा सकते हो, पूरा फुल इंश्योरेंस में है, फुल पूरा रुपया दे देता है। अभी 1000 रुपया हमको लगेगा, पूरा नई गाड़ी आ जाएगा ढंग से बन के। हम एक बार देवघर जा रहे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हमसे तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुआ है कभी। देवघर जा रहे थे तो ड्राइवर चला रहा था, एक और गाड़ी था, वो स्कॉर्पियो था, दोनों रेस लगाए हुए था, हाराबाजी जिसको नहीं बोलते हैं। चुट्टा क्या किया, जमुई से थोड़ा सा आगे बढ़े, हम बोल रहे थे, हम आगे आगे बैठे हुए थे, हम बोल रहे थे कि गाड़ी धीरे चलाओ, ऐसे नहीं चलाया जाता है गाड़ी। बोला अरे सर आप क्या बात करते हैं, आप देखिए ना आप किसके साथ बैठे हुए हैं। हम बोले ठीक है, देखते हैं किसके साथ बैठे हुए हैं। मतलब संयोग से 5 मिनट पहले भी उसको बोले कि तुम गाड़ी का स्पीड धीरे कर लो, तुम धक्का मारोगे ही मारोगे, जो स्थिति दिख रहा है। काहे कि गाड़ी हम भी बहुत स्लो नहीं चलाते हैं, मीडियम ठीक ठाक चलाते हैं। 5 मिनट मतलब हुआ नहीं कि मारा धक्का। धक्का कैसे मारा, गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ब्रेक लिया, चारों चक्का घिसटाया हुआ गया, और किसी और में नहीं मारा, उसी स्कॉर्पियो में पीछे से मारा। उस स्कॉर्पियो का पीछे का वो गार्ड होता है ना,
उसको तोड़ के हटा दिया, डिक्की को पिचका दिया, और गाड़ी के आगे का पूरा मुखड़ा, थोबड़ा जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा बिगड़ गया। और बिगड़ा ऐसा कि इंजन गर्म हो जा रहा था, कूलिंग सिस्टम खराब हो गया। उसके बाद वहां जाके किसी तरह थोड़ा बहुत ठीक करवाए, वहां से फिर देवघर गए, आए यहाँ जाके बनाने दिए। तो उस समय 65 या 70 हजार का कुछ बिल हुआ था गाड़ी का, लेकिन हमको लगा था कितना, 1 हजार। दो गो हाथ ना उलीन दिए हुए। हाँ, 1 ही हजार लगा था। 1 हजार लगा था, वो इंश्योरेंस क्लेम में लगता है, चाहे कितना भी डैमेज हो। एक बार इधर बाढ़ गए हुए थे हम, तो एक गाड़ी, एक तार का पेड़ होता है ना, उसके नीचे लगा दिए, वो बड़ा सा तार गिरा पिछला शीशा पर, पूरा डिक्की और पीछे वाला जो शीशा होता है सबको डैमेज कर दिया। तो वो धक्का मारना नहीं हुआ, उसमें भी 10-11 हजार का बिल बनाया था, उसमें भी हमको कितना लगा, 1 हजार। तो हमको फिर 1 हजार लगेगा, बाकी तुम अपने हाथ पैर का देख लेना। उसका इंश्योरेंस है, करवा लो, पहले करवा लेना तब जाना। तो बोलिए, एयरबैग में कौन सा केमिकल भरा होता है, सोडियम एजाइड, Na और एयरबैग खुलता है किस गैस की वजह से, नाइट्रोजन गैस की वजह से। और इसका प्रोडक्शन किस वजह से होता है, ड्यू टू थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टी इसका। अब फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह नॉर्मल है। इट इज कलरलेस, कोई रंग नहीं होता है, ऑर्डरलेस, कोई गंध नहीं होता है, टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं होता है, और नॉन टॉक्सिक गैस, मतलब यदि आप सांस के रूप में या गंध आपके अंदर चला भी जाता है तो कोई डैमेज नहीं होगा। डैमेज क्या होगा, ये तो बेचारा इनर्ट टाइप का होता है, रिएक्शन ही किसी के साथ नहीं करता है, और जो रिएक्शन नहीं करता है वो तो बेचारा टाइप का चीज होता है, जैसे हम लोग हो गए। इट इज वेरी लेस सॉलेबल इन वाटर, वाटर में काफी कम सॉलेबल है। आगे लिखा हुआ है इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। हो गया। एक काम करो, 5 मिनट खिस्सा कर लो, आज तुम संडे है, बीच बीच में जब जब तुमको लगे ना कि खिस्सा मतलब मन में आया नहीं हो पा रहा है, तो हम तुमको 5 मिनट का ब्रेक देंगे। चलो खिस्सा करो, तो पूछो ना रे, हाल चाल ठीक है, खाना पीना खा के आया, इस तरह की बातें होनी चाहिए। कर लो, जल्दी से करो। देखो कितना जरूरी था ये चीज, सब कर रहा है। कर लो कर लो कर लो, फटाफट कर लो। बड़का खिस्सा वो बाद में कर लेना, ये छोटका सब जो है ना, जो तुमको जीने नहीं दे रहा है, मतलब पढ़ने नहीं दे रहा है, वो कर लो। हाँ, मोबाइल और भी टिप सकता है, कोई बात नहीं, टिपो। अब लगता है हो गया होगा। अच्छा, तनी मनी बचल है इसके, तो कर लीजिए। अब हो गया, तो शांत रहिए, फिर 10 मिनट पढ़ा के फिर 5 मिनट का गैप देंगे, ठीक है। अरे लिखना है नहीं, समझाना ही है, हमको भी 5 मिनट रेस्ट मिल जाएगा ना, बैठ के आराम से। हाँ, क्या कि हम भी लगातार बोलते रह जाते हैं, तो हमको भी थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ही। आगे देखिए लिखा हुआ है इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये ऑलमोस्ट इनर्ट गैस के जैसा बिहेव करता है, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। काहे नहीं करता है, एक तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, ऊपर से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि इसको तोड़ने के लिए काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। आप देखिएगा, नाइट्रोजन का कोई भी केमिकल रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर वो रिएक्शन करता ही नहीं है, क्योंकि वो इनर्ट नेचर का होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड होता है, जब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, कोई दूसरा उससे आके जोड़ेगा नहीं। और टूटेगा कब, जब टेम्परेचर प्रेशर काफी हाई होगा। तो इसका जब भी कोई केमिकल रिएक्शन पड़ेगा, देखिएगा टेम्परेचर और प्रेशर का रेंज काफी हाई होता है। लिखा हुआ इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म मेटल नाइट्राइड। हाई टेम्परेचर पर मेटल के साथ रिएक्शन करके वही वैलेंस एक्सचेंज करके रिएक्शन करा देंगे, जिसका जो वैलेंसी होगा एक्सचेंज कर जाएगा। जैसे लिथियम का वैलेंसी 1 होता है, और नाइट्रोजन का 3। तो देखिए Li3n का निर्माण किया है। Mg का 2 होता है, नाइट्रोजन का 3, Mg3n2 का निर्माण किया है।
आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। इसमें आप एक हेबर प्रोसेस पढ़िएगा, यहां पर ये कम और आगे आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये इसका तीसरा इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछेगा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। व्हाट इज हेबर प्रोसेस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मली ऐसे भी पूछेगा। तो यहां पर शॉर्टली लिखा हुआ है, आगे में थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन 2 नंबर का ही पूछता है। अब ये कौन सा प्रोसेस है ये सुनिए। नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया का निर्माण करता है, और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होता है, लगभग 700 डिग्री सी और 200 एटीएम प्रेशर पर होता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। इसी को हेबर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए हम लोग इसको हेबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर प्रोसेस। इस रिएक्शन में तो उतनी बातें भी नहीं लिखी गई है। अब जानिए इस रिएक्शन में Fe जो है वह कैटलिस्ट का काम करता है, और मॉलिब्डेनम MO प्रमोटर का काम करता है। आप याद कीजिए केमिकल काइनेटिक्स में प्रमोटर पढ़ाए थे, जो कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दूसरा है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एट 2000 केल्विन टेम्परेचर नाइट्रोजन कंबाइंड विथ O2 टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 और O2 रिएक्शन करके क्या बना दिया, NO। आगे है रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड, जिसको आप कार्बेट कहते हैं। कार्बेट N2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम साइनामाइड का निर्माण करता है, और ये कैल्शियम साइनामाइड फर्टिलाइजर में यूज होता है, उर्वरक बनता है, खेत में छींटने के लिए जो खाद वगैरह बनता है उसमें इसका उपयोग होता है। आगे है यूज ऑफ नाइट्रोजन, इसका प्रिपरेशन NH3 के निर्माण में, कैल्शियम साइनामाइड के निर्माण में, ये फर्टिलाइजर के निर्माण में होता है। इट इज यूज्ड एज इनर्ट एटमोस्फेयर बिकॉज एट रूम टेम्परेचर इट इज इनर्ट। सुनिएगा एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट है, जितना भी चिप्स कुरकुरे टाइप का चीज आप जो खरीदते हैं उस सब पैकेट में देखते होंगे हवा भरा हुआ रहता है। पता है आपको कौन सा हवा रहता है, वो नाइट्रोजन ही रहता है। अब बताइए तो अब काहे नाइट्रोजन रहता है, क्या कारण है इसका। कारण बड़ा सिंपल सा है, हाँ मेहाय नहीं। बोले तो आप सही हैं, थोड़ा ठेठ भाषा में बोले, लेकिन बात सही है। लेकिन आप ये बताइए कि नाइट्रोजन के भरने से मेहाएगा क्यों नहीं, इसका क्या कारण है। अच्छा, मेहाने का कारण क्या है, यदि नाइट्रोजन नहीं रहता तो मेहा कहा जाता। वो जो कुरकुरे कुरकुर करता है ना, वो कुरकुर नहीं करेगा, फिर लचपच हो जाएगा, इसी को ना मेहना बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जिस भाषा में आप समझिए वही सही है। बताइए काहे मेहा जाएगा, इसका क्या कारण है। देखो होता क्या है, हम बताते हैं। किसी भी खाने पीने वाली चीज जो बनती है उस समय उसका टेम्परेचर अधिक होता है, और जिस समय टेम्परेचर अधिक होता है उसमें वाटर वेपर सटता उठता नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा है तो वो वाटर वेपर अलगे से अलग रहेगा, गैस बन के बाहर रहेगा। जब आप उसको पैक करते हैं तो पैक करने के तुरंत गर्मी तो पैक करेंगे नहीं, उसको ठंडा नहीं देंगे। जैसे ही थोड़ा सा ठंडाया, जितना पन्नी बर्दाश्त कर सके, तो पन्नी में रख के और उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हुए निकालता है, पन्नी को सील कर देता है। और ये सब बात हाथ से नहीं होता, ये सब मशीन करता है। नाइट्रोजन गैस के भरने से पहला बात ये होता है कि वो इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करता है, अंदर में किसी भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन को वो रोक देगा। जो सामान अंदर में रखा हुआ है वो जल्दी खराब नहीं होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। दूसरा बात है कि यदि आप पन्नी में नाइट्रोजन गैस अपनी तरफ से नहीं भरेंगे तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैस उसमें ऑटोमेटिक चला जाएगा, और नहीं तो फिर वैक्यूम से उसको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने का एक विकल्प है, और दूसरा विकल्प है कि आप उसमें नाइट्रोजन गैस भर दीजिए। तो खाली क्यों नहीं करता है, नाइट्रोजन गैस क्यों भर देता है, आप इसको समझ लीजिए। यदि नाइट्रोजन गैस भर दिया तो अंदर में इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार हो जाएगा। दूसरा बात, नाइट्रोजन गैस भरना ज्यादा आसान है, खाली करना ज्यादा मुश्किल। तीसरा बात, यदि खाली करेगा तो वैक्यूम जब करेगा तो पन्नी जब सिकुड़ेगा तो जितना कुरकुरे है, वो जो चिप्स गोल गोल खाते हो, वो तुमको मिलेगा सत्तू जैसा, मुट्ठी में टुकड़ी उठाए या मुंह में रख लिए, मजा आएगा खाने में। अरे आप ही सोचिए ना कि वो जो चिप्स रहता है बंद, यदि वैक्यूम से उसको खींच लिया जाए एयर,
तो वो गोल गोल रह पाएगा, सब टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो इस वजह से वैक्यूम नहीं किया जाता है। मेहाता इस वजह से है क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर उसमें रहेगा, उसमें वाटर की उपस्थिति रहेगी, वाटर वेपर की उपस्थिति रहेगी। ठंडा होगा बस वो पानी उसको क्या कर देगा, मेहा देगा। तो ये याद रखिएगा, किसी भी पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? नाइट्रोजन, ड्यू टू इनर्ट नेचर, ड्यू टू इनर्ट नेचर ऑफ नाइट्रोजन। अब ये यही था पहला कंपाउंड नाइट्रोजन। अब स्टार्ट होगा कौन? NH3 अमोनिया। सबसे पहला अक्रेंस, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन सॉइल। सुनिए, मिट्टी में जो लोग खाद वगैरह छींटते हैं ना, तो उसकी वजह से, उस खाद की वजह से, जिसको आप उर्वरक कहते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं उसको आप, उसकी वजह से मिट्टी में और एटमॉस्फेयर में अमोनिया पाया जाता है उसके थर्मल डिकम्पोजिशन से। जैसे यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। आप ध्यान से देखिए, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बनाया। सनलाइट में ये गर्म होता है और गर्म होकर ये 3 तरह के गैस का निर्माण करता है। एक गैस होता है NH3, एक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक गैस होता है वाटर, वाटर वेपर। अब आप यह भी गौर कीजिए कि आप यूरिया खेत में, जैसे मान लीजिए कि जो कृषि कार्य को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आप देखते होंगे कि जनरली लोग यूरिया खाद जब छींटते हैं खेत में, तो उससे पहले या उसके बाद पानी का पटवन करते हैं। यदि पानी आप नहीं दीजिएगा ना, तो यूरिया देने का कोई असर होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है असर होने वाला? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाके ये अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, और अमोनियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज होके अमोनिया गैस बनाएगा। यही अमोनिया गैस मिट्टी को क्षारीय बनाएगा, और मिट्टी जितना ज्यादा क्षारीय होगा वह पेड़ पौधा के लिए उतना ही अच्छा है। आप याद कीजिए, एसिडिक रेन में ये सब बात आपको थोड़ा बहुत हम समझाए भी थे। तो नेचर में अमोनिया उसके डिकम्पोजिशन के कारण रहता है। आगे है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में आप देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, बना हुआ है अमोनिया। अब आप इसको यदि लगता है कि आपको मेंटेन करना है, तो कोई विकल्प नहीं है आपके पास, आपको याद करना पड़ेगा ये। अदरवाइज मोटा मोटी एक बार पढ़ लीजिए, अमोनियम क्लोराइड कास्टिक सोडा यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो CaCl2 बनाया, NH3 बनाया, H2O बनाया। अमोनियम सल्फेट NH के साथ रिएक्शन किया, Na2SO4 बनाया, NH3 बनाया और H2O बनाया। तो जो रिएक्शन है वही उसका लैंग्वेज है, उसको पढ़ने की जरूरत हमारे ख्याल से नहीं है। दूसरा, इसमें आप VVA लगा दीजिएगा। यहाँ पर हेबर प्रोसेस देखिए रेड किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे नॉर्मली पूछता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर, व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। बस इसमें इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? व्हेन नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इन 1:3 रेशियो बाय वॉल्यूम combined with each other at 700 Kelvin temperature and 200 atm pressure, then in presence of iron catalyst and molybdenum promoter, then ammonia is for this process is known as हेबर प्रोसेस। आप इस केमिकल रिएक्शन को लिख दीजिए, बस यही इसका हेबर प्रोसेस है, इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट बात है जो क्वेश्चन में आएगा। और आप देखिएगा जब पी ब्लॉक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देंगे तो उसमें हम ये क्वेश्चन लिखेंगे, और इतना ही नहीं, सबका आंसर हम खुद लिखाएंगे। इसीलिए आपको अभी अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कीजिएगा तो अंडरलाइन कर दीजिए या फिर VVI कर दीजिए। और पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर भले बहुत बड़ा हो, लेकिन यहां से क्वेश्चन काफी लिमिट में पूछता है। आप बस एक दिन तैयारी कीजिएगा, उसी में पी ब्लॉक का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बशर्ते कि आप एक बार पढ़ लीजिए मोटा मोटी तब। और लास्ट में क्रैश कोर्स में हम सबका आंसर लिखाएंगे। यहां तो लिखा हुआ है ही, वहां पर सीक्वेंस में लिखाएंगे तो उस समय लिख लीजिएगा। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर्स द हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन में यदि टेम्परेचर लो रखते हैं और प्रेशर हाई रखते हैं तो ये थोड़ा अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए ज्यादा सहायक है, फायदा करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, इट इज कलरलेस एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसका कोई रंग नहीं होता है और वाटर में ये हाईली सॉल्युबल होता है। दूसरा बात, इट इज इजिली लिक्विफाइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। एक बात बताइए, वाटर में O के साथ H जुड़ा हुआ है और अमोनिया में N के साथ H जुड़ा हुआ है, दोनों का दोनों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, तो निश्चित है कि वाटर में अमोनिया आसानी से घुल जाएगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही बात तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं। तीसरा है, इट डिजोल्व इन वाटर। वाटर में ये डिजोल्व हो जाता है टू फॉर्म अमोनियम आयन, इट डिजोल्व इन वाटर। खैर ये बात रिपीट कर गया, सुनिए इधर। NH3H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया है? NH4OH। आप एक सिंपल बात बताइए, वाटर टूटता किससे है?
H प्लस में और OH माइनस में, NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, बना देगा NH4 प्लस। इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन, और यही अमोनियम आयन OH माइनस के साथ मिलकर क्या बना देगा, NH4OH। NH4OH एक क्या है, बेस, क्योंकि ये टूटेगा तो NH4 प्लस और OH माइनस का निर्माण करता है। तो यही बातें लिखी गई है। एक जो बात नहीं लिखा गया है इसके बारे में सुन लीजिए, ऑर्डर ऑफ अमोनिया, यहाँ है नहीं लिखा हुआ। ये अमोनिया का जो स्मेल होता है ना, काफी तीखा स्मेल होता है। जैसे कभी कभी देखते होंगे कोई जानवर मर अड़ जाता है तो उसके अगल बगल से गुजरिए तो महकता है ना बहुत, मतलब दम घुटने वाला ये चीज है। मतलब आप यदि कहीं पर अमोनिया गैस रिलीज कर रहा है तो आप वहां पर बहुत ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। तो ये याद रखिएगा। जैसे नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन क्या था, ऑर्डरलेस था, ये ऑर्डरलेस नहीं होता है। अमोनिया इज बेस, हेंस इट रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अमोनिया बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, HCl टूटेगा H प्लस में Cl माइनस में, NH3 H प्लस के साथ मिलकर NH4 प्लस बना देगा, Cl NH4Cl एक साल्ट का निर्माण कर देगा। NH4 H2SO4 के साथ अमोनियम सल्फेट का निर्माण करता है। आगे है अमोनियम, when ammonia solution is added to metal salt solution then precipitation reaction occurs। कुछ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, जैसे ZnSO4 का सॉल्यूशन NH4OH के साथ मिलता है तो ZnOH का होल 2 यानी जिंक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अब ये पानी में घुलता नहीं है, नीचे जाके बैठ जाता है। नीचे में यदि कोई एक प्रोडक्ट बैठ गया तो उसी को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला देखिए आयरन में Fe2O3 नीचे जाके बैठता है तो ये भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और ये छठा बात जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से संबंधित। आप याद कीजिए लिगेंड कौन होता था, वह हर चीज लिगेंड होता था जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता था या बगल वाले एटम के पास भी लोन पेयर होता था, तब ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। तो ये लिगेंड का काम करता है। इन NH3 नाइट्रोजन एटम हैज वन लोन पेयर, हेंस इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड इन दिस कंपाउंड NH3 एक्ट एज लिगेंड। जैसे Cu प्लस NH3 के साथ मिलकर CuNH3 का होल 4 बनाता है, इसी को हम लोग टेट्राइमिन कॉपर कहते हैं। तो नाम वगैरह आप लिखना जानते हैं ऑलरेडी। Ag प्लस Cl माइनस के साथ मिलकर AgCl PPT बनाता है। तो खैर इन सब बातों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। यूज ऑफ अमोनिया, इसका यूज फर्टिलाइजर में होता है, उर्वरक बनाने में, ये सब उर्वरक का नाम है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 को बनाने में इसका उपयोग होता है। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, चीज़ों को ठंडा करने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये था इसका दूसरा टॉपिक। अब इसका स्टार्ट हो रहा है तीसरा टॉपिक, कौन, नाइट्रिक एसिड। इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 3 स्टेप का ये रिएक्शन। लैब प्रोसेस, NaNO3 और KNO3 को हीट कीजिए H2SO4 के साथ तो कौन सी बनता है, HNO3। इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, आप यहां आ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसको पहले आप भरवली समझिए, सुनेंगे इधर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बस ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, अमोनिया के प्रिपरेशन का जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, यह नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन का जो ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, यह अमोनिया के एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन पर आधारित है। मतलब ये अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ बनाएगा, फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर कुछ बनाएगा, फिर आगे का कुछ फर्दर प्रोसेस है। हम एक एक करके समझाते हैं कि क्या होता है। ये 3 बात आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ रिएक्शन जो याद करने वाला था उसमें हम डायरेक्ट स्किप करके निकल गए, लेकिन जो याद करना पड़ेगा तो तुमको हर हाल में, उसको समझ भी लो और धीरे धीरे याद भी हो जाएगा वो। 3 स्टेप होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस का। फर्स्ट स्टेप में NH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड NO का निर्माण करता है। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में NO फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है O2 के साथ और NO2 का निर्माण करता है। और थर्ड स्टेप में ये जो NO2 है, इसी को जब आप वाटर में मिलाओगे तो वाटर NO2 के साथ रिएक्शन करके HNO3 एसिड का निर्माण करता है।
तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है कि ऑन लार्ज स्केल HNO3 इज प्रिपेयर्ड बाय Ostwald's process. This process is basically depend on oxidation of ammonia by atmospheric air. फर्स्ट स्टेप में NH3O2 के साथ रिएक्शन किया, प्लेटिनम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में 500 केल्विन पर NO का निर्माण किया, डेल्टा H यहाँ पर निगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर्स द हाई यील्ड ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। जितना टेम्परेचर लो और प्रेशर को हाई रखेंगे उतना ही ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। आगे देखिए दूसरा स्टेप में NOO2 के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाया, थर्ड स्टेप में NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 बनाया, बन गया ना जी HNO3। तो यही प्रोसेस है ओस्टवाल्ड का, बस यही इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, बात खत्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग ट्रायंगुलर शेप। कलरलेस होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट से निकालते हैं। इट आयोनाइज्ड इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन। तो ये तो सिंपल सी बात है कि HNO3 टूटेगा कैसे, H प्लस में और NO3 माइनस में। H2O टूटेगा कैसे, H2O टूटता तो है H प्लस और OH माइनस में, लेकिन वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, यह एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। यदि आप एसिड पहले से डाल दिए हैं तो H2O का ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा और लुईस बेस की तरह काम करेगा। ये H प्लस को साथ मिला के क्या बना देगा, H3O प्लस। इसी को हम कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो यही ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग ट्रायंगुलर शेप, और दूसरा लिखा हुआ है इट आयनाइज्ड इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन, जिसको आप H3O प्लस कहते हैं, एंड NO3 माइनस, वही सारी बातें हैं यहाँ। HNO3 is an acid, so it reacts with base to give corresponding salt। ये भी एक सिंपल बात है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। HNO3 एसिड है तो किसी ना किसी बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ ये रिएक्शन करेगा। जैसे HNO3 NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HNO3 NaOH के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा और NaNO3 का निर्माण करेगा। नॉर्मल आयन एक्सचेंज कर देंगे आप इसमें। देखिए NH3 बेस है, HNO3 एसिड है, दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर का निर्माण किया। NaH के साथ रिएक्शन करके NaNO3 और H2O का निर्माण किया। इसका चौथा बात जो है, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, रटना इसको भी नहीं है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए लिखा हुआ है कि कंसंट्रेटेड HNO3 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हेंस इट ऑक्सीडाइज द डिफरेंट नॉन मेटल। कुछ नॉन मेटल को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडेशन का कारण क्या है, HNO3 टूट कर देता है H2O, NO2 और ऑक्सीजन। अकेला ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है, नवजात ऑक्सीजन कहलाता है, जो अलग अलग नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बना देगा, कार्बन ऑक्साइड। सल्फर के साथ मिलेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। यदि यही चीज फॉस्फोरस के साथ मिलेगा तो फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड बना देगा, फॉस्फोरस का ऑक्साइड बना देगा। आप गौर से देखिए, ऊपर वाला ये जो रिएक्शन है ना, ये सब में समान रिएक्शन है, सब में एक जैसा रिएक्शन है, और दोनों रिएक्शन को ऐड करके दोनों रिएक्शन को ऐड करके इसको बनाया गया है। आप फाइनल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन को आसानी से समझ सकते हैं। कार्बन HNO3 के साथ रिएक्शन किया, CO2 बनाया, NO2 बनाया, 2H2O बनाया। अब गौर से देखिए, कार्बन अकेला है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो दो ऑक्सीजन का -4, कार्बन का कितना हो जाएगा +4। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा, बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो बताइए कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं, यानी कार्बन HNO3 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर HNO3 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फॉस्फोरस HNO3 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयोडीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो रिएक्शन को यदि आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज नॉर्मली समझ के इसको आगे बढ़िए, इस पर ज़्यादा माथा पच्ची करना नहीं है। जहाँ याद करने वाली बात है वो हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। अभी तक कितना बात याद करने वाला आया, 4 बात। अब आएगा ब्राउन रिंग टेस्ट, इसमें वो इंपॉर्टेंट। हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट है, आप यह भी याद कीजिए कि आपको बोले थे कि वैसे तो पी ब्लॉक में मैक्सिमम रिएक्शन याद करना पड़ता है, लेकिन 1-2 रिएक्शन ऐसा है जिसको
समझना भी है और याद भी करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है उससे। आप देखिए यहां पर कॉपर के साथ दो रिएक्शन है HNO3 का, एक में डाइल्यूट HNO3 है और एक में कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब है कि एक में HNO3 की मात्रा कम है और एक में HNO3 की मात्रा ज्यादा है। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पर 8 गो है, यहाँ पर 4 गो है, तो यहीं ज्यादा और यहीं कम हो गया। देखिए यहाँ ज्यादा और यहाँ कम हो गया, ये तो रिएक्शन का मोड है। हम उपस्थिति की बात कर रहे हैं कि ज्यादा कब ले होगा, कंसंट्रेटेड रहेगा तब, और डाइल्यूट कब होगा, जब कम रहेगा, मतलब कम अमाउंट में रहेगा HNO3 कब, जब डाइल्यूट रहेगा। डाइल्यूट का मतलब पतला सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन। आप गौर से देखिए ये प्रोडक्ट दोनों समान है, इस प्रोडक्ट में अंतर है, यहाँ पर NO है और यहाँ पर NO2 है। ये ज्यादा और कम को यहां से इंडिकेट कीजिए। आप गौर से देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक ही ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ पर N के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ा है। बताइए तगड़ा ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, सेकेंड वाले केस में। तो तगड़ा ऑक्सीडेशन इसीलिए हुआ ना क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा थी, कंसंट्रेटेड था। ये याद रखना है, कॉपर के साथ HNO3 का रिएक्शन अंडर घेर दीजिए और याद रखिएगा इसको। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में, लिखेगा कॉपर प्लस HNO3, एक बार लिख देगा डाइल्यूट और एक बार लिख देगा कंसंट्रेटेड। ये छोटा सा अंतर रहता है इसमें। आगे लिखा हुआ है जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 टू गिव N2O। ध्यान दीजिए जिंक का भी डिफरेंट रिएक्शन होता है। जिंक HNO3 के साथ रिएक्शन करके N2O बनाता है तब जब HNO3 डाइल्यूट होता है, और यही जब कंसंट्रेटेड होता है तो क्या बनाता है, NO2। आगे का टर्म है कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विथ मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो लगभग सब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल मेटल है जो नोबल मेटल है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो उसके साथ ये भी रिएक्शन नहीं करता है। फिर से देखिए एक टर्म आ गया, कौन चीज, PVI करके। क्या नाम है टॉपिक का, ब्राउन रिंग टेस्ट। अब 5 मिनट खिस्सा कर लो, हम बोलते बोलते थक गए। कर लो जल्दी जल्दी फटाफट करो तो। लग रहा है सो जाओ। ज्यादा नहीं, 10 मिनट और पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में जो मैक्सिमम बात है ना, तुम अपने से देख के समझ सकते थे। कुछ बात ऐसा है जिसको हमको थोड़ा समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या जरूरी। आइए वापस शुरू करते हैं, छोड़ ही देंगे, छुट्टी दे देंगे। अच्छा खिस्सा है, करना जरूरी है क्या? देखिए 2 मिनट इधर देख लीजिए, छोटी ही दे देते हैं। सबसे पहले ब्राउन रिंग टेस्ट को थोड़ा भरवली समझिए आप। जिस तरह से फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़े आप, विक्टर मेयर टेस्ट पढ़े, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पढ़े, लुकास रिएजेंट टेस्ट पढ़े, उसी तरह का एक टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। एल्डिहाइड और कीटोन को समझने के लिए हम लोग टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़े थे। लुकास रिएजेंट और विक्टर मेयर टेस्ट पढ़े थे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए। उसी प्रकार ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ा जाता है इस बात को समझने के लिए या इस बात को पहचानने के लिए कि दिए गए सैंपल में नाइट्रेट आयन है या नाइट्रेट आयन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बर्तन दिया गया और उसमें एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है, जैसे पानी में यदि चीनी मिला दें तो देख के थोड़े पता चलेगा कि इसमें चीनी मिला हुआ है या नहीं। चख लीजिए, चीनी मीठा लगा तो हाँ है चीनी, नमक रहेगा तो नमकीन लगेगा। लेकिन सारे केमिकल को चख के तो नहीं ना टेस्ट करेंगे कि कैसा लगा। तो ऐसी स्थिति में हम चख के बता देंगे।
जहर नहीं, थोड़ा तुमको पिला देंगे। क्या बोल रही है? यहां देखो, अब आप शांत रहिए, क्योंकि हमारा बोलते बोलते ऐसे हालत खराब है। अब शांत नहीं रहिएगा और जोर जोर से हमको बोलना पड़ेगा, तब नीचे उतर के पिटबो करेंगे। आदमी वैसे हम सुदामा टाइप है, लेकिन तुम सुदामा रहने दो तब, ऐसे नहीं। तुम मेरे साथ कृष्ण जैसा व्यवहार करो, सुदामा हम तुमको मिलेंगे। समझ गया? अरे शांत हुआ रे? अब समझ में आया कौन व्यवहार है? सुनिए, अब यदि हमको ये टेस्ट करना है कि इसमें NO3 माइनस है या NO3 माइनस नहीं है, तो क्या कीजिए, इसमें आप FeSO4 का एक सॉल्यूशन लीजिए। पहले आप अलग से एक बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, उसमें क्या डाल दीजिए, FeSO4। इसको बढ़िया से मिला दीजिए, और मिलाने के बाद इसका थोड़ा सा अमाउंट आप इसमें डाल दीजिए। डालिएगा तो बताइए, इसका लेयर चढ़ेगा ना ऊपर? तो मान लीजिए लेयर यहां तक आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ी सी मात्रा में H2SO4 भी डाल दीजिए। थोड़ी सी मात्रा में H2SO4 डालना किस में? इस बर्तन में। तो अब आप एक बात बताइए कि नीचे में NO3 माइनस है, आप FeSO4 डाले हैं, और FeSO4 के साथ साथ आप H2SO4 डालें, यानी H प्लस भी ना डालें। यदि इसमें NO3 माइनस होगा तो तीन चीज का केमिकल रिएक्शन होता है, एक NO3 माइनस का, एक SO4 2 माइनस का, और एक H प्लस का। देखिए, NO3 सॉरी सॉरी Fe2 प्लस का और एक H प्लस का। NO3 प्लस, Fe2 प्लस और H प्लस मिलके बनाता है NO, Fe2 प्लस और 2H2O। और ये तीन कंपाउंड आपस में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है, FeH2O का होल 5NO2 प्लस। देखिए यही सब चीज है ना इसमें, जिसका रंग कैसा होता है, ब्राउन। और आप देखिएगा जब आप इस टेस्ट को कराइएगा, प्रैक्टिकली आप करते हैं यदि इस टेस्ट को, या वीडियो में आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर बहुत लोग डालते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि इसमें इंटरनल जो ये सरफेस है जहां पर मिल रहा है ये लिक्विड, ऊपर वाला और नीचे वाला, वहां पर आपको लगेगा क्या कि रिंग टाइप का एक ब्राउन कलर का कोई रिंग बन रहा है। ऐसा लगेगा ना कि गोल टाइप का उसके ट्यूब के अंदर कुछ बन रहा है। एक्चुअल में वो गोल टाइप का बनने वाला कंपाउंड कौन सा है, यही, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आप बताइए कि यदि इसमें NO3 माइनस नहीं होता, तो NO3 माइनस यदि नहीं होता तो ये केमिकल रिएक्शन ही नहीं होता, ये नहीं बनता तो ये नहीं बनता, ब्राउन रिंग का निर्माण नहीं होता। तो NO3 माइनस आयन के कन्फर्मेशन का ही ये टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। और जो बातें लिखी गई है उसको जो समझाए वही लिखा हुआ है, देखिए। When freshly prepared FeSO4 solution is added to an aqueous solution containing nitrate ion and then adding concentrated H2SO4 in a small amount, then along the side of test tube, brown color appears at the interface between the solution and sulfuric acid layers। मतलब ऊपर वाला और नीचे वाले लेयर के बीच में, इसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं, जहां पर दो सरफेस मिलता है। which indicate the presence of nitrate ion in the solution। फाइनली यही उसका केमिकल रिएक्शन है। तो आपसे ब्राउन रिंग टेस्ट पूछेगा तो यही बातें आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये पांचवा बात आपको याद करना है। तो इतने सारे बात में यदि मात्र 5 बात याद करना पड़ रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा भारी भी हम इसको नहीं मान सकते हैं। अब आगे देखिए, अब भारी है तो क्या कीजिएगा, भारी पढ़िए। यूज ऑफ HNO3, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव विस्फोटक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन, ट्राइनाइट्रोटोल्विन को बनाने में इसका यूज किया जाता है। परफ्यूम्स को बनाने में, रंग को बनाने में, मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका यूज किया जाता है गोल्ड और सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में इन फॉर्म ऑफ एक्वारेजिया। एक होता है, सुनिए इधर, एक होता है अम्लराज, समझे, एक्वारेजिया।
HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। और सुनिए, ये इतना पावरफुल चीज होता है कि यदि आप गोल्ड को रख दीजिएगा ना उस मिक्सचर में, तो पूरा का पूरा घुल जाता है। आप देखते होंगे गांव घर में आता है साफ करने के लिए, लेडीज लोग बड़ा इस समय केयरलेस होती हैं, उनको लगता है कि हाँ गंदा हो गया ही, चमचम हो जाना चाहिए। वो क्या करता है, उनके जेब उनका उनका जो भी जेवर है जिसको साफ करना रहता है, वो कुछ नहीं करेगा, उस लिक्विड में डालेगा, थोड़े देर तक छोड़ देगा, या उल्टा पुल्टा के डालते रहेगा ताकि एक तरफ से नहीं गले, सब तरफ से समान रूप से गले, नहीं तो पता ना चल जाएगा कि कहाँ से गला है। उधर से जब निकालेगा तो उसका इंटरनल सरफेस एकदम पूरा चमचम करके निकलेगा, वो बिल्कुल नया टाइप का लगेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि एक्वा रेजिया में सोना गलता है, तो ऊपर वाला जो, जैसे मान लीजिए कि ये पेन सोना का है, मान लीजिए है नहीं, इससे तो काला दिख रहा है ये, तो मान लीजिए कि ये इसको आप डालें, तो अब जब इसको निकालिएगा ना, तो अभी यदि मान लीजिए कि इसका वेट 20 ग्राम है, तो निकालिएगा तो हो सकता है इसका वेट 16 ग्राम हो, 14 ग्राम हो, उस समय नहीं पता चलता है, और उतने घुलाता है वो जितना में पता नहीं चले। अब आप उस आदमी को कहिए क्या कि इसको फेंक दीजिए, आप साफ करिए दिए, तो जैसे कपड़ा साफ करते हैं, जैसे कपड़ा साफ करते हैं फेंक देते हैं ना पानी को, उसको फेंक दीजिए, वो फेंकेगा नहीं। क्यों नहीं फेंकेगा? क्योंकि उसमें सोना घुल गया है। अब उसका प्रिसिपिटेशन करा देगा, घर जाएगा, एक्सेस मात्रा में KCl या NaCl डाल देगा, वो सीधे नीचे जाके बैठ जाता है। हो गया, 6 ग्राम सोना निकाल लिया। 6 ग्राम सोना निकाल लिया, मान लीजिए कि 20 ग्राम का था, 14 ग्राम लौटाया, यदि तुमको 6 ग्राम निकाल लिया, भर दिन में मान लो 5 जगह उसको मिल गया कुछ ऐसा, तो 6 पचे 30 ग्राम खींच लिया। अब सोचो एक दिन में 1.5 लाख रुपया कमाया, हम तो उसके रेंज में कहीं है ही नहीं। तुम उसको समझ रहे हो कि फटा हुआ कपड़ा पहन के वो बेचारा घरे घर साफ करता है, वो बेचारा नहीं है, वो चोट्टा है एकदम। इसीलिए इसीलिए कह रहे हैं कि गांव घर में कभी भी सोना वोना को साफ करवाने वाला काम नहीं करना है। और सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए, एक बार हम खुद ठगा चुके हैं, आपको हम बताते हैं कि हम कैसे ठगाए हैं, आप लोग भी केयरफुल रहिए। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जो चीज बीतेगा हम पर, हम चीज सिर्फ उसी चीज को सीखें। एक बार मेरा चेन टूट गया था, समझे, चेन टूट गया था, तो हम क्या किए, उस चेन को पहले तो घर में रख दिए, कुछ दिन के बाद लगा कि जोड़वा लेते हैं, ये बात है 2-3 साल पहले की। तो हम गए एक जगह, वो पहचाना हुआ आदमी था, पहचाना हुआ आदमी था, तो बोले क्या कि ठीक है सो इसको थोड़ा जोड़ दीजिए, कितना रुपया और लीजिएगा? ठीक है सर, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और संजोग ऐसा था कि हम नहीं जानते थे, लेकिन उनकी बेटी यहाँ पढ़ती थी, वो 1-2 साल पहले, तो बाई फेस वो हमको पहचान रहे थे, तो हम बोले ठीक है चलिए, और अच्छा बात है। तो वो चूंकि पहचान रहे थे, वो खुद ही बोले, बस हम बोले चल 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 लीजिए, ठीक है इसको कर दीजिए। हम शाम में उनको दे दिए, गए चले गए क्रिकेट खेलने। और देने से पहले गलती ये हो गई कि हम उस चेन को तौलवाए नहीं थे कि वो कितना था, लेकिन जिस समय हम लिए थे चेन, नया चेन, उस समय वो 27 ग्राम का चेन था, जो पहला चेन था मेरा। अब तो खैर बदल लिए चेन, वो था 27 ग्राम का। क्या हुआ कि जब वो जोड़ के हमको दिए, तो जोड़ के दिए ना, तो हमको बोले क्या कि सो सर आप रुपया नहीं दीजिए, आप पढ़ाए हैं तो ठीक है, इतना काम हम ऐसे ही कर देते हैं। हमको लगा बड़ा बढ़िया बात है, बहुत अच्छा, जोड़ने का तो इसे 800-900 रुपया कम से कम ले ही लेता है, काहे कि कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है, गोल्ड भी देता है। तो वो आदमी क्या किया, चेन का थोड़ा सा पार्ट काट लिया, समझे, जहां से टूटा था ना उसको थोड़ा और तोड़ दिया। जैसे जैसे ये चेन है, चेन मेरा एग्जैक्टली यहां से टूटा था, ये जोड़ है यहां से टूटा था, वो क्या किया, तो टूटा तो ये तो पूरा का पूरा खुल गया ना, ओपन हो गया। इधर से यहां पर जोड़ है, यहां से टूटा हुआ है, वो क्या किया, इधर से थोड़ा काटिए दिया यहां से, ये काट के निकाल लिया, चेन को जोड़ दिया यहां से, समझा। तो चेन को जोड़ा तो हम आए पहने, थोड़ा बड़ा चेन था तो साइज का उस समय उतना नहीं पता चला। और दूसरा बात होता है क्या कि जोड़ने के बाद लोग समझता है ना कि अरे ठीक है, जैसे साइकिल खराब चल रहा था तो डगमग कर रहा था, और ठीक करवा लेते हो तो नहीं, चाल उल बदल जाता है, लगता ही नहीं है कि तुम्हारा साइकिल था। तो वही हमको लगा कि ठीक है,
टाइट किया है तो ठीक है, हम अपना ले लिए। उसके बाद इधर हम बताते हैं नहीं शादी के टाइम में, शादी के बहुत बाद। शादी में जो चेन मिला था ना बहुत इतनी को था, तो पहनने में होता नहीं था, तो हम उसको वो चेन हम मम्मी को दे दिए और हम अपना एक चेन ले लिए, वो वहां से नहीं मिला था, वो यही ये वाला चेन है। तो हम गए लेने के लिए, तो यहाँ तनिष्क में गए, तो तनिष्क में गए तो बोले क्या कि सो एक काम कीजिए ये वाला चेन ले लीजिए और दूसरा चेन हमको दे दीजिए, क्या कि बिना मतलब का चेन रखना क्या जरूरी है। तो बोला ठीक है हम इसको गला देते हैं आपके सामने में। बोले ठीक है गलाइए। गलाया तो गलाने गया तो तौला, तौला तो चेन हुआ 21 ग्राम का। 21 ग्राम भी पूरा नहीं था, 20 दशमलव समथिंग था, समझे। हमारा दिमागे खनक गया। हम बोले क्या कि सो एक बात बताइए चेन कितना खियाता है पहनने पर। तो बोला कि जो ऐसा काहे पूछ रहे हैं। हम बोले कि शुरू में ही चेन था 27 ग्राम का, आपका तराजू खराब है क्या। बोला नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर 2-3 गो पर तौला अलग अलग, तौला तो हर बार यही सेम रीडिंग आ रहा था, तो गलत कैसे हो सकता है। हम सोचने लगे कि ऐसा हुआ कैसे। बाद में हमको फील हुआ कि ये चेन कटा है, और ये बात 2 साल के बाद हमको समझ में आया कि ये चेन काटा गया था। तब जाके वो चेन गलाए फिर दूसरा लिए। अब हमारा कोई राइट भी नहीं बनता है कि हम उसको जाके बोले कि आप चेन काट लिए, क्योंकि उस समय, अब आप ये बताइए कि गलती हमसे तब क्या हुई। तो आपको ये सीखना चाहिए हमसे, क्योंकि हम इस चीज को झेल चुके हैं। इससे एक चीज नहीं, इससे 2 चीज सीखना चाहिए। पहला चीज, भरोसा किसी पर भी नहीं, और सोना चांदी का जो काम करें उन पर तो एकदम नहीं, एकदम नहीं। आंख खोल के, क्या आंख तीर के देखते रहो क्या हो रहा है, कहां लेके गया, पहला चीज। दूसरा चीज, जेवर वाला जितना काम करो, कोई भी हार्ड मेटल जैसे ये कॉस्टली मेटल का जैसे टाइटेनियम हो गया, ये और कौन है भाई, टंगस्टन के बाद आता है क्या नाम है, प्लेटिनम। प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम तो गोल्ड से भी महंगा, प्लेटिनम की बात कर रहे थे। गोल्ड हो गया, टाइटेनियम तो उतना महंगा नहीं होता है, प्लेटिनम और गोल्ड खास करके। इस सब का जब आप काम करवाते हैं ना किसी से भी कहीं भी, पहले एक बार कहीं दूसरे जगह किसी के पास जाके तौलाओ, फिर जिस दुकान में तुमको काम करवाना है वहां जाके तौलाओ, रीडिंग मिलाओ, और काम करने के बाद फिर से तौलवाओ, उसका पेपर लो, तब काम करवाओ। नहीं तो लगता क्या है ना कि 2-3 ग्राम तो काटा, अरे 2-3 ग्राम तो मैं तो 20-30 हजार घुमा दिया तुमको, समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीज सीखना चाहिए। हम लोग कभी किए नहीं थे तो हमको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बाकी गलाने वाला काम करता इस एक्वारेजिया में तब तो धर लेते, लेकिन वो काम ही ऐसा था। हालांकि बाद में एक दिन हम जब गए तो उसको बोले, तो बोला सर ऐसा नहीं हो सकता है। हम बोले हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ज्यादा बहस करने का मेरा कोई राइट था नहीं, तो हम नहीं किए बहस। अब तुम ये मत पूछना कि उसका दुकान कहाँ है सर, ये हम बताने वाले तुमको नहीं है। चलो देखो इधर, अब बस 5 मिनट और इधर देखिए। तो एक तरह इस ग्रुप 15 एलिमेंट का एक एलिमेंट समाप्त हुआ नाइट्रोजन, जिसका 3 कंपाउंड आपको पढ़ना था। अब कौन स्टार्ट होगा, फास्फोरस। सबसे पहले फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को ही येलो फास्फोरस भी कहा जाता है। क्यों, इसलिए क्योंकि 44 डिग्री सी पर व्हाइट फास्फोरस को जब आप गर्म कीजिएगा ना तो वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, और ये काफी सॉफ्ट होता है, मोम जैसा सॉफ्ट होता है ये। और लिक्विड स्टेट में जब जाता है तो ये येलो हो जाता है, सॉलिड स्टेट में रहेगा तो व्हाइट रहता है, और लिक्विड स्टेट में येलो हो जाता है। इसीलिए व्हाइट फास्फोरस कहें या येलो फास्फोरस कहें एक बात है, ब्लैक फास्फोरस अलग चीज है और रेड फास्फोरस अलग चीज है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस 3 को हुआ। अब सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस के बारे में, इट इज सॉफ्ट लाइक वैक्सी, ट्रांसपेरेंट सॉलिड, मोम के जैसा पारदर्शी सॉलिड होता है ये। इट इज वेरी पॉइजनस, खा पी यदि लिए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप खाइएगा पेट में जाएगा, सांस लीजिएगा, ऑक्सीजन जाएगा,
पेट में आग लग जाएगा, कान से धुआं, नाक से धुआं, आंख से धुआं, लगेगा हॉरर मूवी चल रहा है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। वाटर में नहीं घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। इट डिजॉल्व इन बॉयल NaOH सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर टू गिव फॉस्फीन। PH3 का निर्माण करता है ये। आप हल्ला मत कीजिए, आप हल्ला कीजिएगा हम बोलते हुए निकल जाएंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट बात भी होगा आपके दिमाग से स्किप कर जाएगा। वो नीलेश सर वाला काम करना पड़ेगा तब। जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बर्दाश्त हमसे नहीं ना होगा। 2 मिनट तक हम बर्दाश्त करेंगे, तीसरकार मिनट में तो उतर के पहले धोना शुरू करेंगे लाइव में, कैमरा घुमा देंगे उधर। सुनिए, इट इज मोस्ट रिएक्टिव एमोंग ऑल एलोट्रॉप्स। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन? व्हाइट फॉस्फोरस। एंड इट कैसेज फायर इन कंटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। एयर के कंटेक्ट में आने पर तुरंत ही आग पकड़ लेता है, और इसका कारण हम पीछे ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। व्हाइट फॉस्फोरस का यही शेप होता है, डेंसिटी। ये सब उतना तुमसे याद रहेगा नहीं, हमको भी नहीं याद रहता है, लिखा हुआ है तो बस पढ़ दिए। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस से संबंधित बात था। इस बस रेड ब्लैक तक जाएंगे, छोड़ देंगे। इसमें देखिए एक गलती है यहां पर, उसको बाद में देख लेंगे। इट मेल्ट्स एट 44 डिग्री सी इनटू ए येलो लिक्विड। इट बॉइल्स एट 180 डिग्री सी। बॉयल करता है 180 पर, मेल्ट करता है 44 पर। मेल्ट करने के बाद ये व्हाइट ही किस में कन्वर्ट कर जाता है? येलो लिक्विड में। रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस को ही जब तुम गर्म कर देते हो ना, तो वही कन्वर्ट कर जाता है किस में? येलो में नहीं, रेड में। 44 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो येलो में बदल जाएगा। जबकि इसी को 573 केल्विन तक जब आप गर्म कर देते हैं तब ये किस में कन्वर्ट कर जाता है? रेड में। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड एज वेल। मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में भी घुलता है और वाटर में भी घुलता है। रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव तो होना ही है इसको, इसलिए कम रिएक्टिव है। गर्म होने के बाद ये डिकम्पोज कर जाता है, और देखिए ना इसका शेप चेंज कर जाता है। इट इज ऑर्डरलेस एंड नॉन पॉइजनस इन नेचर। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस नहीं होता है। इट हैव पॉलीमेरिक टेट्राहेड्रल शेप। इसमें थोड़ा सा गलती है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। इधर देखो, व्हाइट फॉस्फोरस का शेप कैसा होता है? ये वाला, यही शेप है व्हाइट फॉस्फोरस का। जब आप इसको 573 केल्विन टेम्परेचर, 573 केल्विन का टेम्परेचर का मतलब हुआ 300 डिग्री से 325, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस। इस पर जब आप गर्म कीजिएगा ना, तो इसका जो बीच वाला जो एक बॉन्ड है ये खुल जाता है, एक बॉन्ड, और इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हुआ। इसी तरह से जितना भी फॉस्फोरस था सबका बॉन्ड खुलता चला जाएगा। टेम्परेचर के कारण बॉन्ड ब्रेक करता है, और इसका होल एन आपस में जुड़ जाता है। होल एन का मतलब एक यूनिट ऐसा, फिर दूसरा यूनिट यहाँ, तीसरा यूनिट यहाँ, चौथा यूनिट यहाँ। इस तरह से ये पॉलीमेरिक शेप में आगे बढ़ जाता है। अब बताइए इस शेप में क्या गलती है? बॉन्ड का यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये किसी में भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इसको आप हटा दीजिएगा काट के, मतलब सिर्फ इतना बनाना है। इसको छोड़ के ये सब बनेगा, ये बनेगा, एक बस बॉन्ड टूटेगा। अच्छा एक चीज देखिए, यदि ये बॉन्ड बना देता तो 4 बॉन्ड फॉस्फोरस बना लेगा। फॉस्फोरस कभी भी 4 बॉन्ड बनाता है क्या? आगे है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस 2 टाइप का होता है, एक अल्फा ब्लैक होता है और एक बीटा ब्लैक होता है। दोनों में अंतर देखिए, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक में। व्हाइट फॉस्फोरस को जब 803 केल्विन पर गर्म करते हैं तो अल्फा ब्लैक बनता है, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस को 478 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो बीटा ब्लैक बनता है। एक जो होता है एयर में आग पकड़ लेता है, एक जो है एयर में जलता नहीं है, आग नहीं पकड़ता है। एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, दूसरा ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। अब कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।